गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपके गवर्नेंस और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपकी इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक देखते हैं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोविजनल पेनल्टी लगाई है 162 मिलियन डॉलर्स की गूगल के ऊपर, क्योंकि वो ये कहा गया है कि जो गूगल है वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज़ कर रहा है। डोमिनेंट पोजीशन को कैसे अब्यूज़ कर रहा है? वो अपने, आपको पता है कि एंड्रॉयड जो है वो गूगल का है। 2005 में गूगल ने एंड्रॉयड को ओवरटेक कर लिया था। तो गूगल उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है और जो उसके साथ लाइसेंसेस हैं वो भी उनका भी जो है मालिक गूगल ही है। तो उसकी वजह से वो अपनी उनके गूगल के पास अपने कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में एडवांटेज है, क्योंकि ऑफ कोर्स पूरा जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका होगा तो आप जो है उसमें मनमानी कर सकते हो। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो गूगल है एंड्रॉयड के जो डिवाइसेस होते हैं उसमें अपनी ऐप्स को पुश करवाता है। ठीक है, जैसे अब आपको पता है ना कि वैसे तो एंड्रॉयड जो है वो ओपन सोर्स है, तो मतलब उसका कोई भी यूज़ कर सकता है। इवन गूगल को पे भी करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर सर्टेन लाइसेंसेस, जब आपको कुछ गूगल के प्रोडक्ट्स के जो है लेने हो तो। लेकिन गूगल क्या करता है कि गूगल कहता है कि अगर आपको मेरे अपने फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल का प्ले स्टोर डालना है तो उसके लिए आपको पहले अपने फ़ोन में प्री इंस्टॉल करनी पड़ेंगी गूगल की ऐप्स। कौन सी? गूगल सर्च, क्रोम ब्राउज़र, यूट्यूब, गूगल मैप्स, जीमेल, जो भी मतलब गूगल के ऐप्स हैं वो जो है उस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जब आप सैमसंग का फ़ोन अगर आप एंड्रॉयड का ले रहे हो तो उसमें गूगल जो है तब तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि एंड्रॉयड तो एक ओपन सोर्स है। लेकिन गूगल क्या कहता है कि अगर आपको प्ले स्टोर डालना है अपने सैमसंग के फ़ोन में, गूगल प्ले स्टोर जिसमें जो यूज़र है ऐप्स डाउनलोड कर पाएगा, अगर वो आपको परमिशन चाहिए तो आपको पहले मेरी जो ऐप्स हैं उसको प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि जैसे समझ लो गूगल मैप्स का जो कंपेटिटर है उसको उसको जगह नहीं मिलेगी क्योंकि आपके मोबाइल में पहले से ही गूगल मैप्स होगा। जैसे एप्पल मैप्स लगा लो या कोई आप मेज़ लगा लो, तो कोई भी आप ऐसी ऐप जो कि इसके कंपेटिटर है गूगल की, उसको जगह नहीं मिलेगी। गूगल अपनी अपनी ऐप्स को प्रेफरेंस दिलवा लेता है, जीमेल को प्रेफरेंस दिलवा देता है एज़ कम्पेयर टू कोई याहू मेल या कोई और मेल अपनी ऐप्स को ये प्रेफरेंस दिलवाता है। तो उससे क्या होता है कि जो कंपटीशन है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, मोनोपोली गूगल अपनी बना के रख रहा है, कंपटीशन को खत्म कर रहा है। गूगल जो है वो अपने जो है जो डिवाइसेस होते हैं एंड्रॉयड में उसमें ये भी पुश करता है कि जो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन होगा वो भी गूगल होगा। ठीक है, तो गूगल जो है वो जैसे समझ लो बिंग है माइक्रोसॉफ्ट का, या डक डक गो है, तो ऐसे ऐसे जो है सर्च इंजन जो है उनको चूज़ करने का मौका नहीं देता। जब आप एंड्रॉयड फ़ोन को सेटअप करते हो तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके फ़ोन में गूगल ही सर्च इंजन होता है। तो उसको जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि आप इससे तो कंपटीशन को ख़त्म कर रहे हो, गूगल को कहा है। तो गूगल को उन्होंने बोला है कि अब आप किसी भी जो है प्ले सर्विसेज इंस्टॉल करने के लिए जो है किसी को भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, कौन है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर? समझ लो सैमसंग हो गया, आपके ये चाइनीज़ फ़ोन्स हैं वो हो गए, जो भी मोबाइल का डिवाइस बना रहे हैं उनको मजबूर नहीं कर सकते आपकी, आपको ये जो गूगल की ऐप्स हैं उसको प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर ये भी कहा है कि जब कोई कंज्यूमर रादर जब अपना एंड्रॉयड फ़ोन को सेटअप करता है तो उसको डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन चूज़ करने का ऑप्शन दो। आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट गूगल मत रखो, और ऐप डेवलपर्स को ये मत कहो जो है उनकी एबिलिटी जो है वो आप कंस्ट्रिक्ट मत करो। कैसे? गूगल क्या कहता है कि अगर आप हमारे ऐप स्टोर से जो है प्ले स्टोर से कोई ऐप नहीं डाउनलोड कर रहे हो, कहीं बाहर से कर रहे हो, तो वो अनसेफ है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है हटाना पड़ेगा, ये भी जो है प्रोविज़न हटाना पड़ेगा। एक एंड्रॉयड यूज़र के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऐप कहीं से भी डाउनलोड कर सके विदाउट एनी जो है वार्निंग या फिर विदाउट एनी कंपटीशन वायलेट करने की कोई भी ऐसी शर्त। ठीक है, तो इसीलिए जो है सीसीआई ने गूगल के ऊपर जो है वो ये पेनल्टी लगाई है लगभग 1340 करोड़ के आसपास की। तो अब हम देखते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या। तो इसको 2002 के एक्ट के हिसाब से बनाया गया है। 2003 में इसको जो है एस्टैब्लिश कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। मिनिमम 2 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। और ये करते क्या हैं? ये एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स, कोई भी अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, जैसे इस टाइम पर गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज़ कर रहा है, तो इन सब को रोकने का काम जो है ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, सो इवन अगर कोई कंपटीशन से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर अगर कोई सलाह मांगी जाए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट द्वारा, तो या किसी स्टेचुटरी अथॉरिटी द्वारा
तो वो भी जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये आपके गवर्नेंस के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है फाउंडेशनल स्टेज का, उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिलीज़ कर दिया है। तो इससे होगा क्या, जो 3 से 8 साल के स्कूल के बच्चे हैं उनका करिकुलम जो है वो फॉर्म किया जाएगा। और करिकुलम का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही नहीं होता है, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड से होता है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है ये, क्योंकि जो 7 से 8 की उम्र होती है एक बच्चे की, उसमें 85% ऑफ ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। तो उसके न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, उसकी लर्निंग वाइल प्लेइंग, उसको पढ़ाने से ज़्यादा उसको खेलते खेलते में आपने पढ़ाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है। और इसके हिसाब से सिलेबस बनाया जाएगा, टेक्स्ट बुक्स बनाई जाएंगी, टीचिंग प्रैक्टिसेस तक भी इसके हिसाब से डिसाइड की जाएंगी। पिछली 4 जो आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क थे 1975, 1988, 2000 और 2005 जो हैं, वो चारों जो है एनसीईआरटी ने पब्लिश किए थे। इस बार भी एनसीईआरटी ही ऑफ कोर्स पब्लिश करेगा, लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा ब्रॉड बेस्ड और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो किया जाएगा। तो इस बार 5 कंपोनेंट्स जो है इस फ्रेमवर्क में होंगे: फिजिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी, इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि जो बच्चों की होलिस्टिक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, बच्चे जो हैं खेल खेल में ही सब कुछ सीख लें, उनकी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी भी जो है वो डेवलप हो जाए। इवन टीचर्स का भी रोल और पेरेंट्स का, कम्युनिटीज़ का रोल भी डिफाइन किया जाएगा इस करिकुलम फ्रेमवर्क में। और बच्चों का इन्वायरमेंट, कल्चर, सब कुछ जो है, स्कूल का इन्वायरमेंट, स्कूल का कल्चर, ये कैसा होगा, ये सब भी जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो गाइड करेगा। तो जो करिकुलम का जो पार्ट है वो एनसीईआरटी को जो है वो ऑफ कोर्स उसका जिम्मा सौंपा गया और एनसीईआरटी जो है उसको डेवलप करेगा। और अब रिकमेंडेशंस क्या है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के, तो उसमें कहा गया कि मदर टंग जो है वही प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए अप टू द एज ऑफ 8, और इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल कम्युनिकेशन फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए, और बच्चों को अननेसेसरी टेक्स्ट बुक के साथ बर्डन नहीं देना चाहिए, खासकर इस एज ग्रुप में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई, आपके गवर्नेंस के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो सीबीआई को जनरल कंसेंट था वो रिस्टोर कर दिया है। तो जनरल कंसेंट जो है वो आपको पता है कि पिछली जो महाराष्ट्र सरकार थी उद्धव ठाकरे जी की, उन्होंने वो सीबीआई का जो जनरल कंसेंट था उसको विड्रॉ कर लिया था। तो पहले तो हम देखते हैं जनरल कंसेंट क्या होता है। इसको आप इस तरीके से समझो कि मेरे घर में आपको आने की इजाज़त है जब तक मैं आपको मना नहीं कर रहा, ठीक है। जनरल कंसेंट का मतलब क्या है, जब तक मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट मतलब आपको बाय डिफ़ॉल्ट इजाज़त है मेरे घर में आपको आने की, जब तक मैं आपको रोकता नहीं, ठीक है। तो इसको कहते हैं जनरल कंसेंट। मतलब आप जितनी मर्जी बार मेरे घर पे आ सकते हो, जब तक मैं आपको रोक नहीं रहा, मतलब जब तक मैं आपका कंसेंट विड्रॉ नहीं कर रहा मेरे घर पे आने का, तो तब तक आपको जनरल कंसेंट है। लेकिन जब जनरल कंसेंट नहीं है तो आपको हर बार मेरे घर में बेल बजा के आना पड़ेगा, चाहे मैं घर पे हूँ या ना हूँ, आपको हर बार मेरे घर पे बेल बजा के आना पड़ेगा। उसको हम कहेंगे कि क्योंकि आपको मैंने जनरल कंसेंट नहीं दिया अपने घर पे आने का, तो आपको हर बार मेरे से परमिशन लेके मेरी बेल बजा के, जब तक मैं अंदर से आवाज़ ना मारूँ तब तक आप नहीं आ सकते। ये एब्सेंस ऑफ जनरल कंसेंट है। अब इसी को हम गवर्नमेंट्स के केस में देखते हैं। सीबीआई को बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्टेट्स में कुछ इन्वेस्टिगेशन करने का जनरल कंसेंट होता है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसको रोके ना, ठीक है। लेकिन जब ये जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया जाता है, जैसे पहले कर लिया गया था, तो सीबीआई को हर बार स्टेट गवर्नमेंट से एप्लीकेशन देके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आना पड़ेगा, हर बार पूछ कर आना पड़ेगा। यही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया था, जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया था, तो सेंट्रल एजेंसी को हर बार स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेकर आना पड़ रहा था। जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है वो कहता है कि जो सीबीआई है उनको स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेना ज़रूरी है। लेकिन जनरल कंसेंट जो होता है, जो हर बार उसको ऑफ कोर्स लिख के देना नहीं पड़ता, हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसको कंसेंट माना हुआ है। हम सारी स्टेट्स में जो सीबीआई है जब भी वो जाती है तो हम ये मानते हैं कि जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस के साथ हो रही है, अनटिल और अनलेस जब तक वो स्टेट जो है जनरल कंसेंट को विड्रॉ ना किया हो। लेकिन अगर आप विड्रॉ कर लेते हो उस जनरल कंसेंट को तो उसके क्या इंपैक्ट होते हैं ये भी देख लेते हैं। ऑफ कोर्स सीबीआई का काम भी बढ़ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का काम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बार बार अप्रूवल की रिक्वेस्ट आएंगी, पता नहीं कितने केसेस होते हैं। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इसी से ही बर्डन हो जाएंगे, बार बार उनको अप्रूवल देना पड़ेगा। सीबीआई ने भी एक बार कैलकाटा हाई कोर्ट के जजमेंट की जो है वो
एक तरह से जो है रीज़न दिया था कि रमेश चंद्र सिंह वर्सेस एंड अनदर वर्सेस सीबीआई के केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीआई है उनके पास पावर है इन्वेस्टिगेशन की या प्रोसिक्यूशन की अपने ओन ऑफिशियल्स को, और उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की टेरिटरी में रहते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 3 तरह के कौन से केसेस हैं जिसमें सीबीआई इन्वॉल्व होती है स्टेट लेवल पर ज़रूरत ही क्यों पड़ती है सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए। पहला तो है एंटी करप्शन केसेस। ठीक है, तो एंटी करप्शन डिवीजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ जो स्टेट्स में होंगे, जैसे समझ लो महाराष्ट्र के भी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज़ होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। फिर कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जिसमें सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट ने ही कहा होगा कि आप हमारे एम्प्लॉयज़ की इन्वेस्टिगेशन करो करप्शन के ऊपर। ठीक है, तो उस केस में जो है जनरल कंसेंट जो है वो अब वापस मिल गया है और अब बिना इजाज़त के सीबीआई इंक्वायरी कर सकती है। दूसरा है इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन। इसमें ऑफ कोर्स फाइनेंशियल क्राइम, बैंक फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब केसेस आते हैं। और जो है तीसरा है स्पेशल क्राइम्स डिवीजन। तो इसके अंदर ऐसे केसेस आते हैं जैसे आपका इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई एस्पिनॉज, सैबोटाज, नारकोटिक्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, चीटिंग के कोई केसेस, तो इसमें भी जो है जनरल कंसेंट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, तो अनटिल और अनलेस जनरल कंसेंट को विड्रॉ ना किया हो तब तक जो है सीबीआई इन तीनों तरह के केसेस के लिए या तीनों तरह के डिवीजन जो है सीबीआई के वो स्टेट्स में ऑपरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एना मे वोंग। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक लेट हॉलीवुड एक्ट्रेस और फैशन आइकन है एना मे वोंग। उनको वो फर्स्ट एशियन अमेरिकन बने हैं जिनको यूएस की करेंसी पे फीचर किया जाएगा। तो एक्चुअली जो है थोड़े से इनके बारे में भी देख लेते हैं कि ये सेकंड जनरेशन चाइनीज़ इमिग्रेंट्स जो हैं लॉस एंजलिस में थे, उनकी डॉटर हैं और फर्स्ट एशियन अमेरिकन बनेंगी ये जो ऑफ कोर्स जिनको ये यूएस की करेंसी के ऊपर जगह मिलेगी। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि यूएस ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, अमेरिकन वुमेन क्वार्टर्स प्रोग्राम। 4 साल का ये प्रोग्राम है जिसके अंदर यूएस जो है सेलिब्रेट कर रहा है एज अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ वुमेन जिन्होंने डेवलपमेंट ऑफ यूएस और हिस्ट्री ऑफ यूएस में जो है वो पार्टिसिपेट किया है। तो यूएस जो है, यूएस का मिंट क्या है? यूएस मिंट है जो ऑफ कोर्स आपकी करेंसी छापता है यूएस की, यूएस डॉलर छापता है। वो 5 न्यू रिवर्स डिज़ाइन जो है हर साल रिलीज़ करेगा। जैसे उसमें इस साल जो 5 रिलीज़ करने वाले हैं उसमें इनका जो है एना मे वोंग का भी नाम आ रहा है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो वैरायटी ऑफ फील्ड में विमेन ने कंट्रीब्यूशन दिया है यूएस की डेवलपमेंट में, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रोग्राम 4 साल के लिए चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइक्लोन सित्रैंग। तो अब आपको पता है कि साइक्लोन सित्रैंग जो है वो बे ऑफ बंगाल में जो है वो आ रहा है, और ये साइक्लोन सित्रैंग जो है ये नाम थाईलैंड ने दिया है, और ये पहला साइक्लोन होगा जो बे ऑफ बंगाल में अक्टूबर में आएगा सिंस 2018। बहुत लगभग 4 साल से अक्टूबर में बे ऑफ बंगाल से जो है वो साइक्लोन नहीं आया है। जनरली अक्टूबर, नवंबर और मई, जून के मंथ्स में सीवियर इंटेंसिटी के जो है साइक्लोन जो है नॉर्थ इंडियन ओशन में बनते हैं, और लगभग 5 जो है वो हर साइक्लोन जो है वो हर साल ऐसे आते ही हैं। ठीक है, तो अक्टूबर में 61 ऐसे स्टॉर्म्स जो हैं वो पिछले 131 साल में डेवलप हुए हैं इनटू बे ऑफ बंगाल। अब होते क्यों हैं ऐसा? होता क्या है कि जब साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉ करता है तो जो आपका बे ऑफ बंगाल या नॉर्थ इंडियन ओशन है वो उसमें ओशन हीटिंग शुरू हो जाती है। जब सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने लगता है बे ऑफ बंगाल का, तो उसके ऊपर ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर अवेलेबल है क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून अभी वहाँ से निकल ही रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर जो टाइफून्स आते हैं, जो उनके रेमिनेंट सिस्टम्स जो रह जाते हैं, बचे कुचे सिस्टम जो है, जब वो इस बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करते हैं तो उनको एक तो सी सर्फेस टेम्परेचर भी हाई मिल जाता है, मॉइस्चर भी हाई मिल जाता है, तो वो दोबारा से जो है वो जो रेमिनेंट्स होते हैं वो दोबारा से कंड्यूसिव कंडीशंस की वजह से जो है साइक्लोन में डेवलप हो जाते हैं और वो अक्टूबर में जो है हिट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी ओशन एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स भी होते हैं जैसे वीक लानिना कंडीशंस, तो उस केसेस में जो है ये साइक्लोनिक फॉर्मेशन नहीं हो पाती है इंडिया के कोस्ट पर। तो साइक्लोन क्या अरेबियन सी में भी आते हैं? ऑफ कोर्स हमको पता ही है कि आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। ठीक है, सिर्फ अगर हम 1891 से देखें तो सिर्फ 32 जो है साइक्लोन्स जो हैं अरेबियन सी में डेवलप हुए हैं अक्टूबर के मंथ में सिंस 1981। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि 5 ऐसी स्टॉर्म्स जो हैं वो हमारे नॉर्थ इंडियन ओशन में आती हैं, तो उसमें से 4 जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में आती हैं और सिर्फ 1 जो है वो अरेबियन सी में आती है। ठीक है, तो
इस पे आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि अरेबियन सी में जो है वहाँ पर साइक्लोन्स डेवलप क्यों कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है ज्योग्राफी का। इसके रीजंस आपको ढूंढने पड़ेंगे, आपको ऑफकोर्स एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। तो आपका ये एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूएस बेस्ड नोवा जो है एजेंसी, उन्होंने बोला है कि 2022 जो है आज तक की हिस्ट्री में जो 10 वार्मेस्ट ईयर्स थे उनमें से एक ईयर हो सकता है, क्योंकि इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है। सितंबर जो है वो 5th वार्मेस्ट रहा है पिछले 143 सालों में, और हायर दैन नॉर्मल टेम्परेचर्स देखने को मिले हैं अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, सदर्न एशिया, अटलांटिक और नॉर्दर्न साउथ अमेरिका रीजन्स में। नियर नॉर्मल और कूलर टेम्परेचर्स देखने को मिले हैं यूरोप, नॉर्दर्न एशिया, इंडिया और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, क्योंकि इस बार जो है अबव एवरेज रेनफॉल रही है। अब नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? यूएस की एक गवर्नमेंट एजेंसी है 1970 में जिसको बनाया गया था, और ये ओशन, एटमॉस्फेयर और कोस्टल रीजन्स के ऊपर जो है अर्थ के उसके ऊपर उसको स्टडी और रिपोर्ट करने के लिए बनाया गया इसको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑनेस्टी शॉप्स। ऑनेस्टी ये आपके गवर्नेंस के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो है केरला में के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में 15 स्कूल्स में ये ऑनेस्टी शॉप्स जो है वो ओपन की गई हैं। 2008 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। स्टूडेंट पुलिस कैडेट का एक प्रोजेक्ट है, और इसमें बेटर सिविक सेंस बच्चों को सिखाई जा सके उसके लिए ये प्रोग्राम डेवलप किया गया। इसमें होता क्या है कि बच्चों को जो है कहा जाता है कि वो ऐसी एक इन ऑनेस्टी शॉप्स में जाएं जहां पर कोई भी सेल्समैन नहीं होता। बच्चे अपने आप से जो सामान उन्हें खरीदना होता है वो खरीदते हैं और अपने आप से जो है पैसा बॉक्स में डाल देते हैं, ताकि जो है बच्चों में एक तरह से ऑनेस्टी जो है वो हम इनकलकेट कर सकें। सो एक तरह से फेथ के ऊपर चलता है ये। ठीक है, बच्चों को बचपन से आदत डाली जाती है कि हाँ आपका जो है फेथ के ऊपर आपका सिस्टम ये चलता है, ऑनेस्टी के ऊपर सिखाने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पुलिस कमेमोरेशन डे। आपके गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने पुलिस मेमोरियल डे पे जो है ट्रिब्यूट्स पे किए हैं उन पुलिस मार्टर्स को जिन्होंने देश के लिए जो है जान गंवाई है। तो पुलिस कमेमोरेशन डे क्यों मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 10 पुलिस पर्सोनल थे जिन्हें चाइनीज़ ट्रूप्स ने हॉट स्प्रिंग्स में लद्दाख में 1959 में जो है वो एक घुसपैठ करके जो है वो मार दिया था, धोखे से मार दिया था। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Competition Commission of India. So this topic is important for your economy and governance section both. So you know that recently Competition Commission of India has imposed a provisional penalty of $162 million on Google because it was found to be abusing its market dominant position, and it has been said by CCI that Google is managing the Android operating system at least since 2005 when it overtook the Android systems, and because it is also holding other licenses, that's why it provides Google an advantage over its competitors. So other revenue apps of Google like YouTube have been pushed into Android devices using its dominant position, and that's how Google is exercising its monopoly over the digital services. So what has CCI tell Google? So CCI has said that you cannot force the original equipment manufacturers to pre-install Google apps like Google Search, Chrome browser, YouTube, etc. In case they want to install the Play Store to their devices. So what, like I was like I was explaining you with an example, you know that when any of the product that you buy, Android device, Samsung or any other Chinese device that you buy, whenever they have to install Android systems into their phones. Of course, Android is free because it is open source, but Google charges for the licenses. There are certain patents that Google holds, and in case the original equipment manufacturer, in this case let's suppose Samsung, has to install that into their phone, then they'll have to purchase it from Google. Okay, also because of course all phones have to install the Google Play Store so that the user will be downloading the apps from it. So Google says, Google has a condition that we will only allow you to have this Google Play Store in your phone only if you pre-install our Google apps on your phone. Okay, so this is abusing abuse of market dominance. That's what CCI has told, that you cannot force the original equipment manufacturers to pre-install your apps. Also,
whenever a consumer is setting up their Android phones, Google generally does not even ask them which search engine they would want to in their phone. So CCI has also said that Google will now have to allow users to choose their default search engine. Okay, so because that would otherwise put other competitors like Microsoft Bing, DuckDuckGo, and other search engines, even Yahoo, at a disadvantageous position. Also, it has asked Google not to restrict the ability of app developers so that they can distribute their apps through side loading. Side loading means installation of app or offering of these apps outside of any Play Store or App Store. Okay, so what is Competition Commission of India? So of course, it was made through the Competition Act of 2002, and it aims to prohibit anti-competitive agreements, abuse of dominant position, like in this case of Google, and regulates combination or acquisitions of or mergers. Okay, which can cause any monopoly within India. So let's suppose that tomorrow Jio and Airtel decides to merge with each other. Of course, Competition Commission of India would get into the picture, and it would not allow this merger because otherwise the telecom industry would be ruled by just one big organization. So Competition Commission of India started working in 2003. It has a chairperson and 6 members appointed by the central government. Of course, there must not be less than 2 members. And it gives opinion on competition issues on a reference received from any statutory body under any law. So the next topic is National Curriculum Framework. So this topic is important for a governance section. So National Curriculum Framework for foundational stage has been recently released by the Union Education Ministry, and this will be the first time that NCF for foundational stage, that is for the primary school children, have been made. And you know that why it is important, because 85% of the brain development happens by the age of 7 or 8, and we have to, apart from the focusing on the nutrition of child, we also have to focus upon the learning methods or learning through playfulness. So for that, this national this national curriculum framework was envisioned under the Kasturi Rangan committee, and in 2021 this report was given. And apart from just the curriculum, that is your syllabus, textbooks, even the teaching practices would also be suggested by this national NCF, and 4 NCFs have been prepared and published by the NCERT in the last since the independence. And there has always been an issue over the language, and this time also the NCF is focusing upon 5 components: physical development, development of life energy, emotional and mental development, intellectual development, and spiritual development. So basically the aim is to ensure holistic overall transformation of children, so that children can learn through play, and they would be able to achieve foundational literacy and numeracy. And the role of, apart from that, role of teachers, parents and communities has also been mentioned in this NCF. And NCERT is expected to complete this new syllabus and textbooks for the foundational level soon. So in the recommendations under the new NCF says that mother tongue shall be the primary medium of instruction in both public and private schools up to the age of 8 at least, and English could be one of the second language options. So it has also said that we should not unnecessarily burden the children with textbooks in this critical age. So these are certain recommendations of NCF. The next topic is general consent for CBI. This topic is also important for your governance section. So government of Maharashtra has restored the general consent to the CBI, which was earlier withdrawn by the previous government of Maharashtra led by Uddhav Thackeray ji. And what is general consent? So like I was giving you an example that if you are entering my home, you can enter my home as long as I am not stopping you. Okay, when I am stopping you, it means that I have withdrawn the consent, or the unspoken consent that you can enter my home. So that is general consent. By default, you can enter my home as long as I'm not stopping you to enter my home. But in case of this absence of general consent, you would have to ring my bell each time, even if I'm not home.
Okay, you cannot enter my home until or unless you take my permission. Even if I'm not home, you would have to call me and ask for my consent if you can enter my home or not. So this is the same thing for CBI working in states. So Maharashtra government had withdrawn general consent last year, and central agency had to take consent from the state government for every case. Already, of course, the CBI is governed by the Delhi Special Police Establishment Act, and it under that act, it is mandatory to obtain the consent of the state government before operating there. Of course, it does not mean that CBI has to take consent or take approval from them each time. Generally, we have a general consent for CBI to work in the state governments until or unless the state governments willingly withdraw that consent. Okay, so that's what Maharashtra had done. Even West Bengal had done recently. So, what was the impact of this withdrawal of this general consent by Maharashtra earlier? So, it increased the workload of both CBI and the state government, because the state governments were burdened with approval requests on case by case basis. Even the CBI was saying that Calcutta High Court had observed in Ramesh Chandra Singh and another versus CBI case that the central government and CBI has the power to investigate their and prosecute their own civil servants, the central civil servants, and the states, even if these central government civil servants are residing in any territory of the state. So, what are the cases which CBI handles? So, of course, there is first the Anti-Corruption Division, which handles cases involving corruption by central government employees, any public sector undertaking which is under the central government, or even certain cases in which the state government employees are involved, but the state government has handed over that case to the CBI. The second is, of course, the Economic Offences Division, in which the financial crimes, bank frauds, money laundering, etc., is investigated by the CBI. The third one is Special Crimes Division, in which the conventional cases like any case which involves internal security matters, espionage, narcotics, etc. All these cases, the CBI had to take general consent from Maharashtra government earlier, since last year, and now the general consent has been restored. Now they would not have to seek consent again and again. So the next topic is Anna Mae Wong. So this topic is important for your social issues. So late Hollywood actress and fashion icon Anna Mae Wong has become the first Asian American to feature on US currency. So she was born to a second generation Chinese immigrants in Los Angeles, and she why her face has been will be on US currency, because the government of US has launched this American Women Quarters program. It's a 4-year program in which the accomplishments and contributions made by women to the development and history of USA will be recognized by minting their identity on the US currency. So till 2025, US Mint, that is the agency which prints the US currency, will be issuing up to 5 new reverse designs each year involving 5 women, of course, and their contributions can be recognized from a variety of fields, from suffrage to civil rights, abolition, government, humanities, etc. So the next topic is Cyclone Sitrang. So this topic is important for our geography and environment section. So Cyclone Sitrang will be the first cyclone to hit Bay of Bengal in October 2022, and this will be the first time it will be happening since 2018. And this name has been given by Thailand. So you know that between the months of October, November, and May to June, severe intensity cyclones develop in Northeast Indian region. North Indian Ocean, and an average of 5 such cyclones come in a calendar year. In the past 131 years, October saw 61 storms developing in the Bay of Bengal region. So why it happens during the October month? Because you know that southwest monsoon is retreating, so there is still moisture in the air, and the ocean starts heating. The sea surface temperature is high, and when the remnants of typhoons or cyclones from South China Sea starts moving towards Bay of Bengal region, they find conducive conditions in the form of atmospheric moisture and high sea surface temperatures, so they reform themselves into cyclones. And but certain conditions are also there which do not support this formation of cyclone, like weak La Nina conditions. In that case, this cyclone does not emerge, okay, like what happened since 2020.
There are also cyclones in Arabian Sea. In comparison with Bay of Bengal, only 32 storms have developed in the Arabian Sea since 1891, and it has been said that since in the North Indian Ocean region, if 5 storms occur in this region, 4 out of them occur in Bay of Bengal, and only one emerge in Arabian Sea. So the next topic is warmest year on record. So this topic is important for our environment section. So US-based NOAA has confirmed that 2022 could feature among the 10 warmest years ever recorded on Earth, and September has been the 5th warmest year in the last 143 years. So higher than normal temperatures were recorded over Africa, North America, Southern Asia, Atlantic, Northern South American regions. But near normal or cooler temperatures were noticed in even India because of course, above average rainfall. So what is NOAA? So NOAA is a US agency formed in 1970, and its purpose is to study and report on the ocean, atmosphere, and coastal regions of Earth. So the next topic is honesty shops. So this topic is important for your social issues as well as for your governance section. So honesty shops have been opened in almost 15 schools in Kerala's Ernakulam district. So this scheme was launched in 2008, and it is a part of Student Police Cadet project. The aim is to inculcate better civic sense among students. So in these honesty shops, there is no salesman at the counter, and students can just drop the money for each type for each item in the collection box, which is kept on the table. And through this, they will learn that irrespective if someone is watching you or not, you would have to behave in a civic manner. Okay. So the next topic is Police Commemoration Day. This topic is important for your security and governance section both. So Union Home Minister has recently paid tributes to Police Memorial Day on the occasion of Police Commemoration Day, of course, to police martyrs who have sacrificed their lives to protect the sovereignty of the country. Why we celebrate this day? Because on 21st of October 1959, 10 police personnel were martyred by the heavily armed Chinese troops in Hot Springs region of Ladakh. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.